डिप्लोमेसी चाहिए, लेकिन डिप्लोमेसी आजकल बहुत चल रही है कतर के साथ, और वो एक खत आया, उसके बाद फिर कतर से मुलाकातें, वजीर पेट्रोलियम गए हुए हैं वहाँ, और कुछ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से बात हो रही है कि मिलकर करेंगे। तो खाबर साहब, ये बड़ी बड़ी पिंगे पड़ रही हैं कतर के साथ, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बातें हो रही हैं, क्या माजरा है? कहीं ये तो नहीं है कि हमें सपोर्ट करते रहिएगा, इसलिए हमारे साथ तिजारत भी बढ़ा रहे हैं? अनिका, ये चीजें देखने वाली हैं कि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। हमें महंगी पूरी इस रीजन में सबसे महंगी हमें LNG मिल रही है, ठीक है। अब उसका क्या करें हम? वो मैं और आप अपनी जेब से पे करेंगे इस डाका। अच्छा, अभी 2 हफ्ते पहले याद होगा कि हमने इसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अब आपको पता है 2000 अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है कतर करवाने जा रहा है, तो उसकी जो सारी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने हैं सारे वहाँ पे स्टेडियम्स की, तो उसके लिए मैन पावर वो तो आप इंडिया से मंगा रहे हैं। हमारे लोग रेमिटेंसेस जो भेजते थे मिडल ईस्ट से वो वापस आ रहे हैं और इंडिया के वहाँ पे जा रहे हैं। अब मामला तो यही है कि आप किस लेवल की आप उनके साथ कतरी अगर फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात हैं, फॉर गॉड सेक आप उनको ठीक है यहाँ पे हुबारा बस्टर्ड का उनको शिकार करवाएं और उनको फैसिलिटेट करें, अपने गरीब आवाम के सर के ऊपर उनकी फसलें तबाह करें, उनको यहाँ पे घुमाएं फिराएं, अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले इस मुल्क का भी तो कुछ भला करें ना। महंगी गैस हमारे सर पे आपने थोप दी और ऊपर से वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं मिलियंस के हिसाब से इंडियंस ने उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, वहाँ पे जो इंडियन जब काम करेंगे वहाँ पे जाके कतर के अंदर एम्प्लॉयमेंट करेंगे। हमारे दूसरी तरफ देखें वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, हर रोज हम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, हमारे सऊदी अरब में लोग फंसे हुए हैं, वो वापसी के लिए टिकट्स ढूंढ रहे हैं, बाकी दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है लोग वापस आ रहे हैं। कल भी हमने स्टोरी में जिक्र किया था हमारे मुल्क रेमिटेंसेस, क्योंकि वो बड़ा एक हमारा बड़ा मेजर स्टे था गवर्नमेंट का, जो हमारा इकोनॉमिकली उसको हमें स्ट्रेंथन होता था, हर साल 10-12 बिलियन डॉलर आपको मिलता था। अब वो लोग वापस आ रहे हैं, तो मामला ये है कि जरूर करें आप इंटरनेशनल मुमालिक के साथ, हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है उनके साथ सारे मामला होने चाहिए। मसला यही है कि क्या हम वो जो हमारा जो रिलेशनशिप है उसे अपने मुल्क को कितना फायदा दिलवाने में कामयाब है। ठीक है। अच्छा गजनफर साहब, यहाँ डिप्लोमेसी में हमें कश्मीर का मामला भी, या डिप्लोमेसी में हमें इंडिया का मामला भी उठाना चाहिए। कतर की कुछ इंडिया के साथ भी बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, नरेंद्र मोदी स्पेशल कोशिशें भी करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहीं सिर्फ और सिर्फ एक डब्बे में बंद डिप्लोमेसी तो नहीं नजर आ रही, या स्प्रेड आउट होनी चाहिए? देखिए डिप्लोमेसी उस वक्त होगी जब आपका फॉरेन ऑफिस किसी एफर्ट्स में, किसी इनिशिएटिव में, बायलैटरल रिलेशन में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे इस वक्त जो कतर का आप खास तौर पे जिक्र कर रही है, इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल कोई डिप्लोमेसी नहीं, ये जातियात के ऊपर जो सैफुर रहमान वहाँ बैठा हुआ है और जो इन्वॉल्व था यहाँ पे मैसिव करप्शन में, उसके खिलाफ केस भी चला, वो वादा माफ गवाह भी बना, वो है नवाज शरीफ की फैमिली का बड़ा क्लोज है वहाँ से। यहाँ से जब वो डॉलर्स अकाउंट सीज हुए थे ना, आपको याद है नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में, तो यहाँ से जो पैसे शिफ्ट किए थे वो किसने शिफ्ट किए थे, ये किसी वक्त जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिएगा। लाहौर एयरपोर्ट से किस तरह बक्से गए थे डॉलर अकाउंट शिफ्ट होने से पहले, तो वो किस तरह उसमें इन्वॉल्व था और क्या चीजें थी। अब उसके थ्रू आपने खत भी लिया और उसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट भी की, वो इन्वेस्टमेंट पड़ी भी रही, मिल बेची भी गई, पैसा दरमियान में कहाँ गया, ये सवाल तो खैर बाद में कोई अगर उठाएगा तो उठाएगा, पाकिस्तान अवाम ही कहीं उठा ले। लेकिन बात ये है कि ये जो कुछ आपके साथ कतर ने किया है ना, इसका खमियाजा कोई नवाज शरीफ फैमिली नहीं भुगतेगी, इसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। इसका एक रूल है, टेक इट और लीव इट, यानी अगर आपने गैस ना भी ली और आपने कंज्यूम ना भी की तो उसके पैसे आपको, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्ट पे, और उसके अंदर दुनिया में जब आप डील करते हैं ना गैस LNG की, उसमें फ्रेट भी शामिल होता है। ये लेस फ्रेट जो आपने कॉस्ट उनसे एस्टेब्लिश की है, ये दुनिया की महंगी तरीन LNG आप लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि उसके अंदर जो क्लॉजेज आपने इंक्लूड किए हैं वो सारी बायर्स क्लॉजेज नहीं है, वो सारी सेलर्स ओरिएंटेड क्लॉजेज हैं। तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर के नाम के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और जिस तरह उसके इफेक्ट आपके ऊपर आएंगे, जिस तरह आप उनको पैसा पे करना पड़ेगा। आपने तो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट में जब आपने वो किया था, IPPs किए थे, उस पे तो आप नवाज शरीफ की और फैमिली की तकरीरें उठा के देख लें। आज जो है दुख की बात यह है कि आज अवाम भी सोए हुए हैं, ना कोई सवाल करता है, और अपोजिशन पार्टी तो आप देख लें करोड़ों खर्च कर रही है। एक ऐसे शख्स उठा लेंगे, वो सवाल उठाएंगे, फिर हुक्मरान को सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे। सुबह सुबह ना उठाए अवाम को,
तमाम चीजें होती इनकरेज नजर आ कर रही रहे हैं एक ऐसे परिंदे के शिकार को भी जो कि इंडेंजर्ड है। बस्टर्ड की बात करें, बलोचिस्तान की बात हो रही है, तो बलोचिस्तान में ये फैसला आया था कि जी दोबारा बस्टर्ड का शिकार रोका जाए, यानी तिलोर का शिकार रोका जाए। लेकिन तिलोर के शिकार को तो नहीं रोकेंगे, एंडाउमेंट फंड कायम कर दिया, 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि तिलोर की अफजाइश की जाए, ताकि कतरी शहजादों को, अरबी शहजादों को खुश किया जा सके, ताकि वो कुछ इनाम कराम से नवाज सके। गजनफर साहब, मैं तो हैरान हूं कि ये कौन सा जमाना है। किसी जमाने में शहजादों को खुश करने के लिए बड़े काम किए जाते थे, हर कोई आगे पीछे घूम रहा होता था। यहाँ तो अभी भी वही जमाना है। बात यह है, मैं आपसे फिर दुख की बात है, फिर उधर आना पड़ता है कि क्या सिस्टमैटिक गवर्नेंस जो है, जो कंट्रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आप प्रेस्क्राइब करते हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस आप प्रेस्क्राइब करते हैं, जो मुख्तलिफ लॉज आप इनेक्ट करते हैं, उनके तहत हुकूमत चलाई जा रही है या पर्सनल विजडम पे हुकूमत चलाई जा रही है। आप इन दोनों का मवाजना कर लीजिए। ये जो एंडोमेंट फंड है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में एक अदारा है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जिस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन्होंने अभी सेंचुरीज बनाई हुई हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हुए हैं, वहाँ पे ऑफिसर पोस्ट हुए हैं, वहाँ पे आम आदमी को घुसने नहीं देते। आम आदमी को आपने डक का शिकार करना हो ना तो 25 जगहों से एक आम आदमी को परमिशन लेनी पड़ती है, हालांकि वो बड़ी अबंडेंस में पाकिस्तान में आती है और ऐसी ऐसी जगहों पर आती है जहाँ पे किसी आम आदमी किसी खवास का जाना ही नहीं होता। ये जब आप हेडबराला से लेके नीचे पुखलिया सेलियन तक आते हैं ना, तो बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसी ये आप हेडबराला पे चली जाए, नीचे पुखलिया सेलियंट और नीचे फिर नारोवाल और शकरगढ़ की तरफ चली जाए, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, लेकिन वहां भी आपको रेंजर से परमिशन लेनी पड़ती है या हुकूमत से परमिशन। और ये जो 25 करोड़ के एंडोमेंट आप क्रिएट करते हैं, चले मैं इसका एक पॉजिटिव पहलू देखते हैं कि आप लोगों को शिकार करा दें। उस शिकार का फायदा हुकूमत पाकिस्तान को, उस शिकार का फायदा अवाम को होना चाहिए। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो दुबई के जो रूलर आते हैं और जो अबू धाबी के जो आते हैं, उन्होंने जो शिकार किया उसका फायदा रहीम यार खां को जरूर हुआ है, उसका फायदा भावलपुर की बेल्ट को जरूर हुआ है। रहीम यार खां का एक एयरपोर्ट बन गया है, एक हॉस्पिटल बन गया है, भावलपुर का जो एयरपोर्ट बना उसकी वही प्रोडक्टिविटी को आप लिंक कर सकते हैं अबू धाबी की तरह। तो अगर तो ऐसे प्रोजेक्ट आप अवाम के लिए कराएं और फिर शिकार कराएं, तो मैं कहता हूँ चले आप बस वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के रूल्स के तहत आप उस परिंदे को जो है वो ग्रो कर लें, ताकि अगर आप वो पैसे लगाएंगे, परिंदा ग्रो होगा तो हो सकता है उसकी नस्ल कुशी ना हो और एक नई जनरेशन जो आती है। लेकिन इसको जाती खत हासिल करने अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगी और यहाँ पे जो चीजें वो जातियात की वक्त कम रह गया, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब यहाँ हम लोग की अफजाइश की बात करें, परिंदों की अफजाइश की बात करें, लेकिन इंसान की जान की कोई कदर नहीं रही। नाज़रीन, यमन के साहिल में पाकिस्तान से के क्रू के एक ईरानी शिप था जिसमें पाकिस्तानी क्रू था, पे अटैक किया गया, मिसाइल अटैक किया गया। ईरानी जो कंपनी है वो ये कहती है कि फाइटर जेट से अटैक किया गया। 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए और एक ने अपनी जान बचा ली। कावर साहब, ये दुनिया में हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि इंसान का खून इतना सस्ता हो गया है कि आते जाते जिस तरह जानवरों का शिकार किया जाता है उस तरह इंसानों का शिकार किया जाने लग गया, स्पेशली मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग के बाद। अनिका, मैं जो क्विक कमेंट करूंगा ये हमारा बस्टर फंड में, ये अच्छा है, गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, चलें हम उम्मीद करते हैं ये 25 करोड़ सही इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये इस क्वेश्चन की तरफ आए, देखें ये है, इसको दिस इज कॉल्ड कोलैटरल डैमेज। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो वहां पे इस तरह के मामला और इस तरह के हादसा हो जाते हैं और होते रहेंगे। आप देखिएगा जैसा टर्की के अंदर रशियन एम्बेसडर को गोली मार दी गई, उसकी वजह क्या? अब रशियंस की वहाँ पे एंगेजमेंट है, वहाँ पे जाके उन्होंने सारे जो कर रहे हैं वहाँ पे अलेप्पो के अंदर, वहाँ पे उनकी जो मिलिट्री वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उसके रिएक्शन आया। अब यहाँ पे यमन के अंदर जो इशू चल रहा है, वहाँ पे आप पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट आई थी कि हम आर्मी भी जो आए और वहाँ पे सारा जो 34 कंट्री है उनका उसका अलायंस का हिस्सा बने। हम उसको मॉरली टेक्निकली तो सारा सपोर्ट करें, लेकिन हमने आर्मी भिजवाने से अपना इनकार कर दिया था। वो एक जो परसेप्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टैंड कर रही है सऊदी गवर्नमेंट के साथ यमन के इशू के ऊपर, तो ये उसका भी रिएक्शन हो सकता है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होंगी, बाद में असल हकायक जब आएंगे उससे पता चलेगा वो किस मुल्क के जेट फाइटर्स थे, या उसके पीछे बागी थे, या कोई और मुल्क था, कौन सा फैक्टर था जिसने इसको टारगेट किया। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी वहाँ पे सारा उसके क्रू था, पाकिस्तानी
इस तरह के जो ट्रैवल होती है मैरी टाइम पे, वो किसी ना किसी कंट्री के हवाले से तो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फलां मुल्क का जहाज है, ये उस मुल्क का जहाज है, तो किसी ना किसी लेवल पे इन्फॉर्मेशन तो शेयर की गई होगी, इसकी वजह से टारगेट भी किया गया। हाँ, ये चीज़ें फेस हम होती रहेंगी जब तक हालात मिडल ईस्ट के अंदर ये जो फैक्शन प्रॉक्सी वॉर्स जो हमने पिछले दिनों में डिस्कस किया था, ईरानियंस और सऊदीज वहां पे आपस में लड़ रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये तो फेस करना पड़ेगा। जी ठीक है, फेस करना पड़ेगा, लेकिन गजनफर साहब इसको कोलैटरल डैमेज कह के ब्रश ऑफ भी नहीं किया जा सकता, कालीन के नीचे भी नहीं फेंका जा सकता, इसलिए क्योंकि इंसानी जानों का मामला है। क्विक कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, इराक, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यमन का जो मामला है वो बड़ा ट्रेजिक मामला है। वहाँ पे मुसलमान को मार रहा है, ना वहाँ को हुस्सीज है ना कोई चीज़ है। यमन 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहा है, चलता रहा है। आज जो कुछ हो रहा है, आप तो एक जहाज की बात करिए, पिछले दिनों जो अस्पताल पे हमला हुआ था और वहाँ कितने लोग मारे गए थे। तो ये जो जहाज है, चूंकि यहाँ पे हमले बहुत ज़्यादा होते हैं और ये चीज़ें इरेटिक फायर है, मुझे लगता है या इंटेंशनल भी है, तो ये है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं का जहाज होगा और कोई जहाज वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, जैसे कोलैटरल डैमेज के तौर पे कहा, इंसिडेंटल फायरिंग के तौर पे कहा, या अपना उसने वेपन रिलीज करना था उसके तौर पे कहा, लेकिन है ये बहुत बड़ी ज्यादती कि इस तरह ओपन सी में किसी जहाज को, जो कमर्शियल जहाज है, उसको वॉर पर्पस के तहत पे इंडिक्ट किया जाए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, और ज्यादती तो ये भी है कि शाम में जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है, इस हद तक ट्रॉमा बढ़ गया है कि वहाँ बच्चों ने रोना छोड़ दिया, उनके आंसू खुश्क हो गए हैं, आंखें नम नहीं होती। लेकिन ज्यादती ये भी है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राई मुल्क में ज़राई जो अशिया हैं वो अब इम्पोर्ट की जा रही हैं और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने पे लग रहा है। खाबर साहब, हमेशा से सुना कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यहाँ इरिगेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। कहाँ गई वो ज़रखेज़ी जब हुकूमत उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, हमें अशिया इम्पोर्ट करनी पड़ रही। अनिका, ये वो हकायक हैं जो हम लोगों के रोज़ाना के बेस पे लोगों को ये बताते हैं, और कभी कभी हमें अफसोस भी होता है कि लोगों की हम हर सुबह जो है हम इतनी बुरी खबरों के साथ वो उनका पूरे दिन का वो शुरू करवाते हैं। वह इशू ये है कि ये मुल्क एक ज़री मुल्क है। अब ये जो स्टोरी आई है, ये गवर्नमेंट के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर पहले क्वार्टर में आपने 2.3 अरब की जो है इंपोर्ट्स की हैं आपने, जिसमें फूड शामिल है। उसमें क्या आपकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो आप मंगा रहे हैं, आप ये खुश्क मेवाजात मंगा रहे हैं, आप उसमें दालें तक मंगवा रहे हैं। तो ऐसा मुल्क जिसकी 60 से 70% आबादी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिलाई करती है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, उसका बेस जो है, आपका मेन जीडीपी जो स्टे है वो आपका एग्रीकल्चर पे है, वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा और आप ये चीजें बाहर से मंगा रहे हैं। फिर जो कीमती उस पर सर्टनली जब आप चीजें इंपोर्ट करेंगे तो आपको ज़र मुबादला उस पर खर्च करना पड़ेगा। तो यही सारे मामला। साथ साथ एक और खबर ये भी है कि आपका जो पिछले 6-5 महीनों में जो आपने टैक्स इकट्ठा किया है उसका 66% आपने बोरोइंग जो आपने कर्जे लिए हुए हैं उसके मद में दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल के अंदर रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा कर्जे लेने का। ये इसकी कोई मेरे ख्याल में अमाउंट चल रही है, मतलब ट्रिलियंस में है। ये वाले सारे मामला हैं। अब देख वही है ना कि आप इस मुल्क की इकोनॉमी को इसी तरह चलाया जा रहा है। जी गजनफर साहब, एक लाइन का क्विक कमेंट करना क्या है। आपने लो प्राइसेस की वजह से कोई गवर्नमेंट ने 2.5 बिलियन सेव किए थे पेट्रोल प्रोडक्ट्स में जुलाई से अक्टूबर तक, और ये 7.5 बिलियन जाना था क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस वही रही थी, बहुत कम बढ़ी थी। लेकिन आपके फूड इंपोर्ट की वजह से, और ये फूड के आइटम जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो जा रहे हैं आपको 4.624 बिलियन 2014-15 में गए थे, उससे बढ़ गए हैं। तो आप वो जो एडवांटेज वहाँ पे गेन करते हैं वो इस किस्म की चीज़ों में ज़ाया करते हैं। तो आपका टैक्स स्ट्रक्चर और आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरह ठीक होगा। ठीक है।